सो दिस इज़ द पार्ट 3 ऑफ आवर मास्टर क्लास और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपोजिशन के बारे में। जैसे आपको दिख रहा होगा कि दिन चेंज हो चुका है, तो हमारी टी-शर्ट भी चेंज हो गई है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कह दिया था कि जो मोबाइल फ़ोटोग्राफ़ी के अंदर कंपोजिशन सबसे मेन चीज़ होती है। जैसे अपनी बॉडी के अंदर अपना हार्ट है, हार्ट के बिना अपन कुछ भी नहीं है, उसी तरह है ये। अगर मोबाइल फ़ोटोग्राफ़ी में आपको कंपोजिशन आते हैं तो उसके अलावा आपको कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा डिपेंड करता है कि आपकी क्रिएटिविटी कितनी है, कि आप उनको किस तरह से यूज़ करते हैं। और मैं आपको वही कंपोजिशन बताऊँगा जो आपको रेगुलरली यूज़ आएँगे। ऐसा नहीं कि मैंने फालतू में कुछ भी बक दिया हो एडवांस नॉलेज के लिए। बस मैं आपको वही प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊँगा कि जो आपको आती होगी तो आप बेटर फ़ोटो निकाल पाओगे। तो अब शुरू करते हैं मैं कंपोजिशन वाली क्लास। तो सबसे पहला जो कंपोजिशन रूल मैं आपको इन ग्रिड लाइन्स को यूज़ करके बताऊँगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे बेसिक और सबसे ज़्यादा यही काम आएगा। जैसे मैंने शुरू में आपके अंदर ग्रिड लाइन्स भी ऑन करवाई थी, वो इसीलिए ऑन करवाई थी। तो सबसे पहले आप ये ग्रिड लाइन्स अपने मोबाइल के अंदर ऑन कर ही ली होगी अब तक तो, आई होप कि, क्योंकि फर्स्ट पार्ट कभी का खत्म हो चुका है। तो ये ग्रिड लाइन्स क्या करती है कि हमारे फ्रेम को 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर, 3 हॉरिजॉन्टली और 3 वर्टिकल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देती है, मतलब टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो 2 कंपोजिशन रूल इसके अकॉर्डिंग फॉलो होते हैं। सबसे पहला जो रूल होता है ना, वो इनकी हॉरिजॉन्टल लाइन्स को यूज़ करके फॉलो होता है। जभी भी हम नेचुरली जब फोटो लेने जाओगे ना, आपको हमेशा आपके मोबाइल के अंदर, आपकी फ्रेम के अंदर एक लाइन दिखेगी। एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी अपनी फ्रेम के अंदर, कहीं भी फोटो कैप्चर कर लेना, जैसे आप इस एग्जांपल में देख के समझना। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी। हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको होराइज़न लाइन कहते हैं। ये होराइज़न लाइन कहाँ पे होती है? जैसे अपनी धरती खत्म होके आसमान शुरू हो जाता है ना, मतलब ये एक ट्रांजिशन है धरती से आसमान के बीच का। मतलब यहाँ पे अपनी धरती तो खत्म हो जाएगी और आसमान शुरू हो जाएगा। इस होराइज़न लाइन को कभी भी तुम्हें डेड सेंटर में नहीं रखना है। या तो तुम्हें अपर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर इसको अरेंज करना है या लोअर हॉरिजॉन्टल लाइन पे इसके अरेंज करना है। अब बात आती है कि हम डिसाइड कैसे करें कि हमें अपर होराइज़न लाइन के ऊपर रखना है या लोअर होराइज़न लाइन के ऊपर रखना है। मान लो तुम्हें आसमान में अच्छी खासी डिटेल मिल रही है, काफ़ी अच्छी डिटेल मिल रही है, धरती पे ऐसा कुछ खास है नहीं। तो अपन क्या करेंगे, इसको लोअर होराइज़न लाइन पे अरेंज करने की कोशिश करेंगे। इसके कारण अपना स्काई ज़्यादा डिटेल में अपने आवाज़ कैप्चर हो सके। और अगर मान लो तुम्हें नीचे अच्छी डिटेल मिल रही है, पानी है, कोई सनसेट की रिफ्लेक्शन आ रही है या कुछ भी है जो नीचे ज़्यादा अच्छा है, तो अपन इसको अपर होराइज़न लाइन पे अरेंज करने की कोशिश करेंगे। इसके कारण हमारा लोअर पोर्शन ज़्यादा इंक्लूड हो सके हमारी फ़ोटो के अंदर। देखो, जभी भी कोई रूल होता है ना, तो वो प्रॉपर्ली डिफाइन होता है। हमें यूज़ कब करना है और कैसे करना है, बाकी अपनी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। इसलिए ये सारी चीज़ें इसके अंदर थी कि अब डिटेल जहाँ पे अच्छी मिलेगी अपन वो कैप्चर करना चाहिए ना, तो वो बात है। देखो, वैसे तो ये रूल हर जगह एप्लीकेबल होगा, लेकिन कुछ-कुछ जगह देखो लोग क्रिएटिविटी के लिए कुछ भी करते हैं। तो कुछ थोड़ा टाइम पहले मैंने एक वीडियो देखी थी इंस्टाग्राम पे, उसमें उन्होंने कहा था, मतलब जभी भी आप लैंडस्केप कैप्चर करने जाओ ना, तो आपका जो होराइज़न लाइन है, वो हमेशा अपर होराइज़न पे होनी चाहिए। इसकी वजह से क्या है कि क्योंकि लैंडस्केप अपन जो दिखाना चाहते हैं ना, लोकेशन एस्टैब्लिश हो जाएगी, अपनी लोकेशन के बारे में थोड़ी अच्छी डिटेल लोगों को मिलेगी, तो इसका ही अपन ज़्यादा इंक्लूड ना करें, अपनी लैंडस्केप ज़्यादा इंक्लूड करें। तो वो बात तो होराइज़न लाइन की थी, लेकिन उन्होंने ऐसे कहा कभी भी इंक्लूड मत करो ज़्यादा स्काई को। पर मेरे अकॉर्डिंग तो मेरी फ़ोटोज़ काफ़ी ठीक आती है, मैं इंक्लूड करता हूँ तो कई बारी। दूसरा रूल इन ग्रिड लाइन्स को यूज़ में करके आता है, वो होता है इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स को यूज़ में करके। इसका कहना सिर्फ इतना सा है कि जभी भी आप फ़ोटो क्लिक करो, तो अपनी मेन सब्जेक्ट को कभी भी डेड सेंटर में मत रखो। उसको किसी एक इंटरसेक्शन पॉइंट पे रखो, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट डिसाइड ऐसे करे गए हैं कि आपका जो व्यूअर है उसका पहले अटेंशन इन पॉइंट्स के ऊपर जाता है, अपनी फ़ोटो के अंदर, अपनी फ्रेम के अंदर। इसीलिए अगर इन पॉइंट्स के ऊपर रखोगे तो पहले नज़र आपके मेन सब्जेक्ट के ऊपर जाएगी, उसके बाद में बाकी व्यू के ऊपर जाएगी। और हमारे कंपोजिशन यूज़ करने का मेन पर्पज़ ही ये होता है कि हमारा सब्जेक्ट उसमें डोमिनेंट रहे। चाहे कैसे भी करो, पर सब्जेक्ट पे पहले नज़र जानी चाहिए, उससे बाकी व्यू से। अब जो सेकंड कंपोजिशन रूल है वो है लीडिंग लाइन। लीडिंग लाइन से हमें हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कुछ भी ऐसे लाइन ढूँढनी है जो हमारे मेन सब्जेक्ट की ओर इशारा कर रही हो। ये क्या हो जाती है, दीवार से भी बन सकती है, सीढ़ियों से भी बन सकती है, या आजकल तो जो बोर्ड से जो लेयरें बन जाती है ना, उनसे भी बन सकती है। किसी भी चीज़ से बनाओ, बस ऐसी कुछ लाइनें होती है जो आपके मेन सब्जेक्ट की ओर इशारा कर रही होती है कि आपका मेन सब्जेक्ट इधर है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम कहा भी, लास्ट जो कंपोजिशन रूल बताया था उसके अंदर, कि हमारे कंपोजिशन रूल का फॉलो करने का सबसे मेन रीज़न ये है कि हमारा मेन सब्जेक्ट थोड़ा-सा डोमिनेंट हो जाए। अब अगर लीडिंग लाइन आप अपनी फ्रेम के अंदर इंक्लूड करते हो, तो आपकी फ़ोटो के अंदर एक तो फोरग्राउंड इंक्लूड होगा, क्योंकि वही डिसाइड करेगी ना, इधर देखो, इधर देखो। जैसे अपन कुछ फ़ोटोज़ एग्जांपल में भी देख पा रहे होंगे, क्योंकि ये लीडिंग लाइन से डिसाइड करती है। अगर फोरग्राउंड इंक्लूड हो जाएगा तो रूल ऑफ थ्री भी इंक्लूड होने लग जाएगा, जो भी मैं आपको बताऊँगा। जब हम प्रैक्टिकली फ़ोटोज़ लेने जाएँगे ना ऑन ग्राउंड, इससे अगले चैप्टर के बाद में, तब आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊँगा कि लीडिंग लाइन्स कैसे ढूँढी जाती है और उनको कैसे यूज़ करा जाता है। तो उसके लिए अभी थोड़ा-सा टाइम है। तो जब तक मैं आपको नेक्स्ट कंपोजिशन रूल बताता हूँ, जो कि है फ्रेम विद इन फ्रेम। फ्रेम विद इन फ्रेम कंपोजिशन रूल सबसे सिंपल है ढूँढना, क्योंकि आपको कोई ऐसा फ्रेम ढूँढना है जिसके थ्रू आप अपनी फ़ोटो को कैप्चर कर सके। मतलब अपना एक जो कैमरा में जो फ्रेम बनाते हैं, तो वो फ्रेम, उसके अंदर एक और फ्रेम ढूँढना है, जिसकी मदद से आपका जो मेन सब्जेक्ट है ना, वो बिल्कुल डोमिनेंट रहेगा। अगर आपने किसी मेन सब्जेक्ट को एक फ्रेम के अंदर डाल दिया ना,
नेचुरल जो भी फ्रेम बन रही है उसके अंदर डाल दिया ना, तो आपका सब्जेक्ट हमेशा डोमिनेंट रहेगा। कैसे? क्योंकि ये क्या करता है कि हमारे व्यूवर्स का व्यू पॉइंट बिल्कुल नैरो डाउन कर देता है, जिसकी मदद से हमें पता होता है कि हाँ, यहाँ रहा सब्जेक्ट और ये रहा, क्योंकि इसके अलावा कोई और डिस्ट्रैक्शन होती नहीं हमारी फ्रेम के अंदर। जैसे आप इनको एग्जांपल्स में भी देख सकते हैं, मैंने किसी को विंडो में प्लेस किया है, किसी को कहीं, लेकिन एक फ्रेम क्रिएट होगी उसकी वजह से आपको पता है कि आपको देखना क्या है। फ्रेम आप क्रिएट करोगे फोरग्राउंड में कुछ चीज़ इंक्लूड करके, तो उसकी मदद से आप कुछ भी इंक्लूड कर सकते हो फोरग्राउंड में, चाहे रेलिंग इंक्लूड करो, चाहे दीवार इंक्लूड करो, चाहे कुछ भी करो, बस एक फ्रेम बनाना है आपको। अब ये जो 3 कंपोजिशन रूल जो मैंने बताया ना, रूल ऑफ थर्ड हो गया, फ्रेम विद इन फ्रेम हो गया और लीडिंग लाइन हो गया, ये आपको नेचुरली मिलेंगे। नेचुरली आपके आसपास में आपको ऑब्जर्व करने हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अब मैं नेक्स्ट जो 2 कंपोजिशन रूल बताने जा रहा हूँ ना, वो आपकी विल पावर पे डिपेंड करता है कि आपकी देखने की कैपेसिटी कितनी अच्छी है, ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी कितनी अच्छी है, उसके अकॉर्डिंग आपको वो मिलेंगे। नेक्स्ट कौन सा है? सिमेट्री। सिमेट्री आपको कहीं पे भी मिल सकती है, कोई जैसे मोन्यूमेंट वगैरह में मिलती है मेनली तो, और बाकी जैसे नेचुरली जो पेंटिंग बना के रखते हैं उनके अंदर, जो हैंड क्राफ्ट होते हैं उनके अंदर सिमेट्री यूज़ की जाती है। ऐसी जगह अगर आप ढूंढोगे ना तो आपको सिमेट्री मिल जाएगी। और अगर आपने सिमेट्रिकल फ़ोटो कैप्चर कर ली तो बधाई हो, आपने एक मास्टरपीस अपने लिए कैप्चर कर लिया है। क्योंकि सिमेट्री ढूंढ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर, बाकी जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं ना, उनके अंदर सिमेट्री आपको बड़ी आसानी से मिल जाती है। जैसे बिल्डिंग वगैरह मैंने आपको बताया ना, ये कुछ फोटोज़ आप देख पा रहे होंगे, इनके अंदर आपको सिमेट्री दिख रही होगी। एंड नेक्स्ट जो कंपोजिशन रूल है उसके लिए तो आपको काफ़ी ज़्यादा पेशेंस चाहिए, जो कि है मोमेंट ऑफ इम्पैक्ट। ये आपने शायद पहले ना सुन रखा हो, मैं आपको बताता हूँ उसका मतलब क्या है। मोमेंट ऑफ इम्पैक्ट का मतलब क्या है कि आपको फ़ोटो उस मोमेंट पे कैप्चर करनी है जहाँ पे वो थोड़ा सा इम्पैक्टफुल पर्पज़ हो उस फ़ोटो का। जैसे मान लो ये फ़ोटो देखो, इसको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने किसी वीडियो को पोस्ट कर रखा है, मैंने इसको मतलब एक इम्पैक्टफुल मोमेंट पे उसको कैप्चर किया है। अगर थोड़ा सा भी मैं ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो ये फ़ोटो बिल्कुल ख़त्म हो जाता। अगर इसमें ये बर्ड्स नहीं होते तो ये फ़ोटो नहीं है, फिर कोई भी जाके उस समय कैप्चर कर सकता है, कभी भी जाके कैप्चर कर सकता है। पर ये इस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए तो उसको वेट करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी फ़ोटोज़ में मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट इंक्लूड करो जो उस टाइम पे मोशन में हो, जो आपकी फ़ोटोज़ को और आर्टिस्टिक बनाने में हेल्प करेंगे, सिनेमैटिक बनाने में हेल्प करेंगे। ये कुछ कंपोजिशन रूल है जो मेनली आपको काम आएँगे। ज़्यादा फालतू में माथापच्ची नहीं करनी। एक लास्ट में कंपोजिशन रूल आपको बताता हूँ, जो कि है नेगेटिव स्पेस। नेगेटिव स्पेस का मतलब क्या होता है कि आपके फ्रेम के अंदर केवल एक आपका मेन सब्जेक्ट है, उसके अलावा सारा एनवायरनमेंट खाली है। मतलब सारा एनवायरनमेंट खाली है मतलब नेगेटिव। हटा दिया हमने सबको, माइनस कर दिया सबको। केवल एक जो सब्जेक्ट आप कैप्चर करना चाहते हो उसके अलावा उस फ्रेम के अंदर कुछ भी नहीं है। उसको कहते हैं नेगेटिव स्पेस को कैप्चर करना है। ऐसा ढूंढ पाना काफ़ी आसान है, बस अपने मोबाइल को थोड़ा अप लेके जाना है ताकि स्काई को कैप्चर कर सको। स्काई नेगेटिव स्पेस की तरह काम करता है हमारे नॉर्मल एनवायरनमेंट में। या आपको कोई प्लेन वाइट वॉल दिख गई, उसके अकॉर्डिंग भी कैप्चर कर सकते हो। ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये हम कल प्रैक्टिकली देखने वाले हैं ऑन ग्राउंड। तो उसकी टेंशन छोड़ देना। अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में कम भी आ रहा है तो कल बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर उसमें समझ में नहीं आता है तो वापस रीप्ले करके देख सकते हो, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा।